दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति लगातार चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है और कल महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी के चुनाव होते हैं और उसमें 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट सामने थे, चुनाव में थे। और जिस तरह की उसमें उम्मीद की जा रही थी, अगर एक कैंडिडेट फालतू है कि 11 सीटें और 12 उम्मीदवार चुनाव में हैं, तो कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग का अंदेशा लोग व्यक्त कर रहे थे। तो ये सबकी निगाह उस तरफ लगी हुई थी और जब चुनाव परिणाम सामने आए, तो उसमें लोग संभावना व्यक्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने, कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, एनसीपी जो महायुति गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के पक्ष में। लेकिन ये सब अभी धीरे-धीरे सामने पड़ते खुलेंगे कि किसके विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, किसने नहीं की है। तो तमाम तरह की राजनीति उस पे भी होने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर और तमाम तरह का आरोप-प्रत्यारोप का एक नया दौर महाराष्ट्र की राजनीति में हम देख रहे हैं, इस एमएलसी चुनाव को लेकर। और क्योंकि इसमें 5 बीजेपी के जीते हैं, 2 एनसीपी अजित पवार के जीते हैं, 2 शिवसेना शिंदे गुट के 2 लोग जीते हैं, इसमें एमएलसी बने और वहीं कांग्रेस के और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एक-एक सदस्य चुनाव जीते हैं। हालाँकि जो शरद पवार ने समर्थन दिया हुआ था, वह चुनाव हार गए। ऐसे में महाराष्ट्र की जो राजनीति आने वाले समय में किधर जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी जीत और प्रभावशाली जीत महाराष्ट्र में दर्ज की थी, उसके बाद ये अनुमान सभी लोग लगा रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति इंडिया गठबंधन के फेवर में कहीं न कहीं जा रही है। लेकिन एमएलसी चुनाव में एनडीए गठबंधन ने कहीं न कहीं अपनी पकड़ दिखाई है। हालाँकि विधायकों के द्वारा चुनाव था और जनता के चुनाव द्वारा चुनाव नहीं था। तो इसमें अलग तरह की राजनीति है, अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ धनंजय कुमार जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, इसको आम चुनाव से थोड़ा अलग लेकर के देखना पड़ेगा। इसको दो दो दिमाग में बात रखनी पड़ेगी। एक तो एक ये चुनाव अभी होने वाला है, अक्टूबर में चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, एक। दूसरा ये है कि जो ये जो सरकार बनी है, जो अभी विधायकों का जो गठबंधन है या समूह है, वो अलग-अलग पार्टियों से टूट करके आए लोग। अलग-अलग पार्टियों से किस किस लिए टूट करके आए, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनको टूट करके आने के पीछे वजह मानी गई, जो आमतौर पे कहा गया कि वो जो है लालच दिया गया या उनको धमकाया गया कि आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर आप इधर आते हैं तो आप बच जाओगे, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो कई लोगों ने खुलेआम कहा भी कि हम पर दबाव था और हमने पार्टी तोड़ी और हमने ज्वाइन किया। तो अब जो विधायकों का जो चयन है, जो विधायक जिस तरह से टूट करके आए, ये चूंकि विधान परिषद का चुनाव, इसमें डायरेक्ट पब्लिक का तो वोटिंग है नहीं, विधायक को वोट करना था। तो पब्लिक के बीच जो लोकसभा चुनाव हुए उसके जो परिणाम आए और विधायकों के बीच जो चुनाव हुए उसके परिणाम आए, दोनों के परिणाम में अंतर है। अंतर अब एक ये कहा गया कि भाई लोकसभा में जो परिणाम आए थे वैसा विधान परिषद में नहीं आया तो क्या गड़बड़ है, लेकिन मैं उसको उस तरह से नहीं देखता हूँ। देखिए, जो विधान परिषद के चुनाव है उसमें विधायक ने वोट किए और विधायक के सामने ये दिक्कत है कि उनको महंगाई और उनको बेरोजगारी और आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान का क्या होगा, वो उनकी चिंता में नहीं है। उनकी चिंता में है कि हम जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम जेल से कैसे बचे। उनकी चिंता में है कि अगर कोई हमको पैसा दे रहा है तो हम ले ले। उसमें से कई विधायक, कहा जा रहा है कि चार पांच पांच से छह विधायक जो है कांग्रेस के, उन्होंने क्रॉस किया, इसकी वजह से हार हुई। और जो लग रहा था कि दूसरी पार्टी के अजित पवार गुट के कुछ विधायक जो है हो सकता है क्रॉस करें, और जयंत पाटिल के जीतने की संभावना कब थी। देखिए, हालांकि हुआ ये था कि 12 जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे, तो 12वां कैंडिडेट के तौर पे मिलिंद नार्वेकर थे जो शिवसेना के कैंडिडेट बनाए गए। 11वें कैंडिडेट के तौर पे जयंत पाटिल थे, लेकिन हो गया गड़बड़। शिवसेना के जो नार्वेकर थे वो तो जीत गए, लेकिन हार गए जयंत पाटिल। जयंत पाटिल जो है पीडब्ल्यूडी के विधायक हैं और के कैंडिडेट थे और शरद पवार उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब 12 वोट इनको मिले, मतलब इनको जो दूसरी जगहों से वोट आने थे, खास करके अजित पवार गुट से जो वोट मिलने वाला था, अजित पवार गुट के जो वोट आने वाले थे वो नहीं आए। कांग्रेस के वोट भी दूसरी तरफ चले गए, उसकी वजह से इनको हार हुई। लेकिन इसमें ये भी देखा जा सकता है कि ये जो महाविकास आघाड़ी है, यानी एनसीपी, कांग्रेस और जो शिवसेना उद्धव गुट है, इन्होंने विधायकों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। ये नहीं किया कि जो है आप, हम पैसे देंगे या आपको फलाना करेंगे, हम टूट करके आपके पास आ जाते हैं। वो लालच नहीं दिया और कहा कि जिसको देना है दे, नहीं देना है मत दो। क्योंकि इसके पीछे वजह क्या बताई जाती है कि इसके पीछे वजह है कि आपको याद होगा संजय राउत ने बयान दिया कि जो गद्दार है उनको हम पार्टी में शामिल नहीं करें, है ना। एनसीपी का भी यही था, एनसीपी ने इस तरह से हालांकि बयान नहीं दिया था, लेकिन उनके भीतर भी है कि हम नए तरीके से पार्टी का पूरा संगठन बनाएं जो अजित पवार के प्रभाव में ना हो या जो दागी ना हो, ज्यादातर वो हमारे पास विधायक हो, ताकि आने वाले समय में
हमारी पार्टी मजबूत हो सके। अब तो पार्टियों को भी मजबूत करना है, तो शरद पवार की पार्टी को भी मजबूत होना है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी मजबूत होना है। हालांकि शरद पवार की पार्टी को लोकसभा में जो परिणाम आए हैं, बहुत जबरदस्त परिणाम आए। लेकिन अब अजित पवार जो है वो उनका एक भविष्य है, चूंकि अभी उम्र उनकी कम है। शरद पवार जी 80 पार कर चुके हैं, तो जाहिर है अगले चुनाव में वो अपना कार्यभार जो है जो सौंपेंगे अपने प्रिय सुप्रिया को सौंपेंगे, या जिसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति होगा। शरद पवार आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? शरद पवार की उम्र भी हो गई है, इसलिए उन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट बनाए थे सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को, इसलिए बनाया था कि आप काम बांट लो, और वो घटनाक्रम हो गया। खैर जो भी हुआ, तो अब शरद पवार जी को एक ऐसा समूह बनाना है, ऐसी सेना बनानी है जो उनके जो जो नए उत्तराधिकारी हों, सुप्रिया सुले हों, या उनका एक और बताया जा रहा है कि जो पोता है उनके दूसरे भाई का जो पोता है, उसको बनाने की बात की जा रही है कि उसको अधिकार दिया जाएगा। जिसको भी दिया जाएगा तो उसके साथ नए लोग जुड़े, ताकि वो टूट करके फिर इधर से उधर न जाए, उनकी उनकी भक्ति जो है इनके प्रति हो, इनके उनको नेता माने, ऐसे बने लोग। शिवसेना में भी जो मैंने बता दिया संजय राउत का, कि संजय राउत ने कह दिया कि हम गद्दारों को शामिल नहीं, क्योंकि उसमें शिवसेना में भी जो है आदित्य ठाकरे को आगे मिलना है, सत्ता सौंपी जानी है पार्टी की, चीफ आदित्य ठाकरे बनेंगे। तो जो बाला साहब के समय से जो उनके पार्टी में जुड़े हुए हैं, जो उद्धव ठाकरे के समय से उनकी पार्टी में जुड़े हुए हैं, जाहिर है उनका आदित्य ठाकरे के प्रति वो भाव नहीं हुआ हो रहेगा। तो वो आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे भी चाह रहे हैं कि हमको एक नई पार्टी, नए लोग चाहिए, पुराने जो चले गए अच्छा हुआ चले गए, इस तरह का भाव है। इसलिए उन लोगों ने कोई तोड़-फोड़ की गुंजाइश नहीं रखी। अब कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में अगर 5-7 लोग टूट के चले गए, तो हो सकता है वो लोग हों जिनको लग रहा होगा कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें हमको नहीं मिलेगी सीट, हम प्रत्याशी नहीं बनाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस में भी रिफॉर्म की बात की जा रही है। कांग्रेस में भी जो राहुल गांधी आए हैं, तो राहुल गांधी अलग तरीके से अपने तरीके से चीजों को देख रहे हैं। और ये देखिए हर जगह पूरे देश में हुआ कि जिसको टूट करके जाना है जाओ, हम मनाने वाले किसी को नहीं है, लेकिन हम किसी को लेने वाले भी नहीं है, ये भी कांग्रेस ने भी कर दिया। तो एक तरह से समझिए कि कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या शरद पवार गुट हो, ये तीनों पार्टियां रिफॉर्म से गुजर रही हैं, अपना नया संगठन तैयार कर रही हैं। ये टूट से ये मान रहे हैं कि जो दागी थे, जो बागी बने अपने लालच में, वो चले गए तो अच्छा हुआ, हमको नया हुआ, नया करेंगे। और लोकसभा चुनाव में ये दिखने को मिला। कांग्रेस को 13 सीटें मिली, शरद पवार जी को 8 सीटें मिली, शिवसेना को भी 9 सीटें मिली, बीजेपी के बराबरी में शिवसेना को सीट मिली। तो उनको ये आधार लग रहा है कि पब्लिक में उनका अभी भी प्रभाव बना हुआ है, बना हुआ नहीं है, बल्कि कहा जाए कि बीजेपी से प्रभाव बेहतर हुए हैं। क्योंकि बीजेपी को बड़ा खराब परिणाम मिला लोकसभा में, बीजेपी को 9 सीटें मिली। 2019 याद कीजिए तो उनको 23 सीटें मिली थी। तो 23 सीटें जो बीजेपी को मिली थी, वो 9 पे आके सिमट गए, है ना? जबकि उसमें तो बीजेपी में कोई तोड़-फोड़ तो हुई नहीं थी। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के कुछ विधायक टूट के कहीं और चले गए थे। शिवसेना को जो 18 सीटें मिली थी 2019 में, वो घट करके 9 आ गई। तो शिवसेना में 2 फाड़ हो गया, शिवसेना 2 टुकड़े में बट गई, और ज्यादातर विधायक जो है आ गए शिवसेना शिंदे गुट के साथ। तो वहां तो समझ में आता है, लेकिन वहां भी शिंदे गुट से ज्यादा सीटें मिली, चूंकि उद्धव गुट को तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट ही असली शिवसेना है। और अभी जो परिणाम आएंगे उसमें और बदले हुए परिणाम आएंगे, ये कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं, ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या विधान परिषद में जो परिणाम आए हैं उसका असर लोकसभा ये विधानसभा चुनाव में होंगे, मुझे लगता है उसका असर नहीं होने वाला है। जी। जी, जी, जी। आपने बड़े विस्तार से पूरे विषय को बताया कि किस तरह से जो विधान परिषद चुनाव के परिणाम है, वो अलग तरह के हैं कि विधायकों के द्वारा हुए हैं। लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि तीनों पार्टियाँ जो मुख्य रूप से महाविकास अघाड़ी की कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है, शिवसेना उद्धव ठाकरे भी शफ़ल के दौर से गुज़र रही हैं। और जैसा आपने कहा कि वो संजय राउत का भी आपने बयान को उद्धृत किया है कि उन्होंने किसी गद्दार को हम पार्टी में नहीं लेंगे। तो ये जो पूरी पिक्चर है महाराष्ट्र की विपक्षी दलों के दृष्टिकोण से अगर देखें, जिस तरह से रीशफ़ल उनकी पार्टी में चल रहा है और ना कांग्रेस ने अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को दोबारा लेने की कोशिश करी जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया। ऐसे ही एनसीपी शरद पवार का स्टेटमेंट हम देखते हैं। इसका क्या जो ज़मीन स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं तीनों पार्टियों के, वह किस तरह से पूरी इस रणनीति को देख रहे हैं? इन पार्टियों के जो जो कार्यकर्ता और नेता वर्तमान में इनके साथ इंटैक्ट हैं, उसके अंदर क्या पॉजिटिव इन चीज़ों का संदेश आ रहा है? देखिए जाहिर आएगा, वो जो 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 अगर मतलब दोनों तरफ की मैं बात कर दूं, कि महायुति तरफ की भी बात कर दूं और जो है महाविकास अघाड़ी है, दोनों तरफ की बात कर देता हूं।
पहले महायुति की तरफ से बात करूं। महायुति को अगर लग रहा है कि हम विधान पार्षद के चुनाव जीत गए हैं, हम अपनी जगह बचा ली है, जीत गए मतलब जितना जीतना था उतना जीते, 9 कैंडिडेट खड़े किए थे, 9 के 9 जीत गए, हारे नहीं। तो उनको उनको ये अगर लग सकता है कि हमने जीत हासिल कर ली, तो मैं उसको उस तरह से जीत नहीं मानता, है ना। अब महाविकास आघाड़ी वाले को अगर ये तीसरे कैंडिडेट भी जीत जाते तो इनके प्रति एक पॉजिटिव नोट आता कि नहीं, विधायक को वहां असुरक्षा फील हो रही है उनकी जगह पे, जो हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि ना इनको कुछ लाभ दिखाई पड़ रहा है, ना उनको कुछ लाभ दिखाई पड़ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये विधायकों ने चुने हैं विधान पार्षद, तो विधायकों के जो सोच है, विधायकों का जो लेवल है वो डिफरेंट है। जब विधायक आम आदमी के बीच जाएंगे तो आम आदमी किस तरह से उनको चुनेगा, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि जो है, जब ये जो विधायक आज जो हैं, जो वोट कर रहे थे, वो चुने गए थे 2019 में, जब शिवसेना बीजेपी साथ में थी, जब कांग्रेस और एनसीपी दोनों चुनाव लड़ रही थी, तब अजित पवार गुट का बंटवारा नहीं हुआ था, शिंदे गुट अलग नहीं हुए थे। तो जनता ने तो इस तरह से वोटिंग की थी, लेकिन विधायकों ने आपस में बांट लिया कि हम जो है सरकार इसके साथ नहीं इसके साथ बनाएंगे, इसके साथ नहीं इसके साथ बनाएंगे। तो अब क्या पब्लिक भी इन विधायकों के समर्थन में खड़ी है कि नहीं, अच्छा किया आप टूट करके चले गए, शरद पवार गुट को तोड़ दिया आपने, उद्धव ये गुट को तोड़ दिया आपने, बड़ा अच्छा काम किया, तोड़ ही देना चाहिए था। क्या पब्लिक ऐसा कहेगी? क्या पब्लिक ऐसा कह रही है? या पब्लिक ऐसा कहेगी कि अच्छा हुआ आप जेल जाने से बच गए, आप अगर नहीं टूट करके आते तो आप जेल चले जाते, इसलिए भ्रष्टाचार किया था तो ठीक है, पैसा तो बचाना था, भ्रष्टाचारी तो होना चाहिए था। क्या पब्लिक ऐसा कहेगी कि आपको भ्रष्टाचार किया आपने और आप जेल जाने से बचने के लिए तोड़ फोड़ कर दी, उद्धव ठाकरे सरकार गिरा दी? क्या इसको पब्लिक सही कहेगी? तो पब्लिक जो वोट करेगी वो कई तरह से वोट होगा, और ये लोकसभा में जो परिणाम आए वो पब्लिक के उसी रिएक्शन का असर है कि बीजेपी को खराब ये मिला, प्रदर्शन हुआ बीजेपी का। अजित पवार जो 4 सीट पर लड़ रहे थे, 1 सीट पर जीत पाए, तो वो जो जीत पाए हैं वो अपनी वजह से जीते हैं। वैसे ही अगर शिंदे गुट की बात करी तो शिंदे गुट की जीत में भी अलग अलग मैटर काम करते हैं, उत्तर भारतीय और ये मराठी गुट, हिंदू गुट, कई सारे, उसका लंबा विश्लेषण हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो वो जो है आम आदमी के नजरिए से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि लोकसभा के जिस तरह से परिणाम आए, विधानसभा में उसी आसपास परिणाम आने वाले हैं। जी, जी, जी। तो जैसा आपने कहा कि लोकसभा में तो क्योंकि जिसे जनता ने वोट करा था, तो जनता की उसमें मन स्थिति क्या है, जनता क्या राजनीतिक तौर पर सोच रही है, वह उसमें बड़ा परिलक्षित होता है, स्पष्ट है कि जनता का जो विचार है, वो सामने आता है। अच्छा, साथ में राहुल गांधी भी महाराष्ट्र पहुँच रहे हैं और विपक्षी दलों के जो अन्य नेता हैं, वह भी महाराष्ट्र में इस समय उपस्थित हैं। तो ये जो राहुल गांधी महाराष्ट्र में आ रहे हैं और बड़ी एक जो धार्मिक आयोजन है, उसमें वो सहभागिता करने जा रहे हैं। इसका क्या राजनीतिक रूप से क्या इम्पैक्ट है, क्या महत्व है, किस तरह से आप पूरी रणनीति को देखते हैं विपक्षी दलों की? हाँ, ये आपका ये भी बढ़िया सवाल है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र आने का और खास करके पंढरपुर यात्रा में शामिल होने का क्या इम्पैक्ट होगा? जो बाकी इंडिया गठबंधन के आए हैं, लालू प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, या अखिलेश यादव हो, या और जो कोई भी आए हैं उनकी शादी में शामिल होने के लिए, मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए आए हैं, वो अलग मैटर है। राहुल गांधी नहीं गए, ये आपको पता है। राहुल गांधी की राजनीति पूरी की पूरी अलग चल रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी अंबानी को निशाने पे लिया हर जगह कि ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, ये सरकार आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है, तो राहुल गांधी नहीं जा करके उसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों समान है। हमारी चिंता आम आदमी, हमारी चिंता अडानी और अंबानी नहीं, हमारा रिश्ता है, लेकिन हम उस रिश्ते को बचाने के लिए आम आदमी की कुर्बानी नहीं दे सकते। जो इंडिया गठबंधन के बाकी नेता गए उस पर आरोप लग रहे हैं कि भाई जब इंडिया गठबंधन में हो और इंडिया गठबंधन को ये पता है कि ये अडानी अंबानी के लिए सरकार काम कर रही है, सरकार के लिए अडानी अंबानी काम कर रहे हैं, तो आप जो है क्यों चले गए, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मूल है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्या सोच करके कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ये सोचा कि हमको आम आदमी के साथ खड़े होना है। अगर राहुल गांधी भी अगर चले जाते उनकी शादी में, तो पूरा का पूरा नैरेटिव जो गढ़ा है इतने समय में भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो खत्म हो भ्रष्ट, जाता। वो खत्म हो जाता, वो ध्वंस हो जाता उसका। तो राहुल गांधी ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, या कांग्रेस पार्टी ने कहिए कि बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, पूरा गांधी फैमिली नहीं गई। ये अडानी और अंबानी के उभरने की बात भी जब आती है तो अक्सर बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये किसके समय में उभरा, तो अक्सर जिक्र आता है कि भाई कांग्रेस के समय में दोनों उभरे, दोनों व्यापारी बने। लेकिन व्यापारी बनना और सारा देश उनके हवाले कर देना दोनों दो चीज।
भाई ये तो ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को ये नहीं कहा कि आपको हम नहीं बढ़ने देंगे, आपको बढ़ने देंगे, आपको अतिरिक्त फेवर करेंगे। हालांकि राजीव गांधी के समय ये आरोप लगा था अडानी अंबानी को लेकर के कि अंबानी को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल था राजीव गांधी का, क्योंकि राजीव गांधी ने खास करके पेट्रोकेमिकल की बात आती है, या जो है वो टेरिकॉट कपड़े को लेकर के जो बात कपड़े आती है का। उसमें, हाँ, उन दोनों मामलों में आता है कि थोड़ा राजीव गांधी ने उनको उसका लाभ दिया, ये कहा जाता है। लेकिन अडानी वाले मैटर के पूरा का पूरा जो है वो मोदी सरकार ने साथ दिया है, मोदी सरकार के समय उभरे, भले उस समय भी अडानी भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा मिले तमाम कंपनियों को, तमाम जो निजीकरण का अभियान चलाया गया बीजेपी की तरफ से, उसमें अडानी को सबसे ज्यादा लाभ मिला। अंबानी के लिए भी जियो का या जिस तरह से सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए कहा गया कि आप उनके लिए सरकार चला रहे हो। अब सरकार चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं वो तो विपक्ष के लोग जाने, देश की जनता को समझ में आना चाहिए, खुद ही समझ में आना चाहिए, हम आप क्या समझाएंगे। तो हम आप तो अब पत्रकार भी बट गए हैं, कोई गोदी पत्रकार कहा जा रहा है, कोई कुछ कहा जा रहा है, कोई कुछ कहा जा रहा है, तो हम उसमें नहीं पढ़ते। लेकिन हम कहते हैं कि राहुल गांधी ने नहीं जाकर के जो एक मैसेज दिया है आम आदमी के बीच कि हम आम आदमी के साथ हैं, और जब राहुल गांधी कहते हैं कि जितना पैसा माफ किया गया है अंबानी अडानी का, ये उद्योगपतियों का इस सरकार के द्वारा 16 लाख करोड़ के आसपास जिक्र किया जाता है, उतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे, ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। तो जब आप उनकी शादी में जाकर के भोज खाते तो आम आदमी का भरोसा टूटता कि भाई आप तो गलत काम कर रहे हो, सही बात। आप कैसे दोगे, आप तो उसका भी उससे भी दोस्ती निभा रहे हो, यानी हमको छल रख हमारा साथ छल कर रहे हो। तो राहुल गांधी ने ये किया। दूसरी बात जो है, जो पंढरपुर यात्रा की बात है, पंढरपुर यात्रा महाराष्ट्र में बड़ा चर्चित, बड़ा इज्जत से, बड़ा सम्मान के साथ देखा जाता है। जैसे ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं, और ये धार्मिक उस तरह की भी यात्रा नहीं है जो पाखंडी यात्रा होती है। ये इसको बड़ा सद्भाव के साथ, बड़े आत्मा के साथ, या कहिए बड़े आस्था के साथ पंढरपुर यात्रा होती है। और ये संस्कृति है इस महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की संस्कृति में कई सारी यात्राएं शामिल है ना। जैसे वहां पे अब बात करते हैं बंगाल में यात्रा की बात आती है, तो यहाँ भी ऐसी शैलियां हैं। तो ये जो यहाँ भी यात्रा ही कहते हैं, हालांकि उसको यात्रा जिसको कहते हैं। तो ये जो पंढरपुर पंढरपुर यात्रा मतलब क्या है कि वहां पे लोग जाते हैं और वो विट्ठल की पूजा होती है। विट्ठल जो है कृष्ण के ही रूप है, कृष्ण ही एक तरह से है, और इसकी बड़ी अलग अच्छी कथा है। तो बड़ा मानते हैं यहाँ कृष्ण को, खास करके विट्ठल को माना जाता है। तो उस यात्रा में भाग लेकर के ये जो दबा कुचला समाज है खास करके, क्योंकि देखिए अब ये भी समझने वाली बात है कि सबसे ज्यादा जो है आस्थावान जो है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति कौन सा वर्ग है, तो अब गौर कीजिएगा वो वर्ग ज्यादा आस्थावान है जो गरीब है, जो अभाव में है, जिसको लगता है कि हमको पूर्व जन्म की वजह से ये फल मिला है कि हम जो है नहीं हासिल कर पाए वो अधिकार जिसमें हमारे पास पैसा हो, हमारे पास घर हो, हमारे पास नौकरी हो। उनको लगता है कि ईश्वर सब देता है। जो बड़े लोग हैं वो ईश्वर को दूसरे तरीके से मानते हैं, जो अमीर हैं वो ईश्वर को दूसरे तरीके से मानते हैं। लेकिन ये जो है, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको लगता है कि वो ये चेतना उसके पास अभी नहीं आई कि ये जो है हम अगर असमानता है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ये भगवान की वजह से नहीं है, ये ईश्वर की वजह से नहीं है, या अल्लाह की वजह से नहीं है। ये वजह जो है सामाजिक कारण इसके, राजनैतिक कारण इसके, ये राजनैतिक सामाजिक कारण की वजह से कोई गरीब है, कोई अमीर है। लेकिन वो जो तबका है, जो अशिक्षित वर्ग है, ज्यादातर जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो गरीब है, उसको लगता है ये सब जो है समाज की वजह से, राजनीति की वजह से नहीं है, ये सब वजह में जो है हमारा पूर्व जन्म का कर्म है या ईश्वर है, जो कि गलत है। समझ रहे हैं। तो ये आस्था है जो, तो राहुल गांधी उस आस्था पर्व में शामिल होने के लिए आए। लेकिन तो जाहिर है लोग पर्व जैसे छठ में देखिएगा कि आप दिल्ली में, बॉम्बे में, फलाना जगह, सब जगह छठ में अब पॉलिटिकल लोग घुस गए। मैं उसको बड़ा गलत मानता हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टियां आस्थाओं में घुस जाती हैं तो पाखंड जो है खड़ा हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टियों का रोल है कि जो आस्था है उसको और मांझे, कहे कि आस्था ये नहीं है, पाखंड आस्था नहीं है। आस्था का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उनके चरण रज ले लेंगे तो हमारा सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आस्था का मतलब ये नहीं है कि हम 16 सोमवार करेंगे तो हमको जो है भगवान के दर्शन हो जाएंगे, या हम उसकी बलि दे देंगे तो फलाना हो जाएगा, ये करेंगे तो, ये जो है कर्मकांड जो बनाए गए हैं ये गलत है।
आस्था का मतलब होता है कि आप उसके प्रति जो निराकार है, या कहिए अगर मूर्ति में भी है तो मूर्ति में आपने समझा है कि इसमें आकर के प्रभु का वास हो गया है। तो राम का मतलब या प्रभु का मतलब क्या हो, समदर्शी कहा गया, मतलब सबको बराबर रूप से देखे वो ईश्वर है। तो जब समदर्शी है जो, तो उसके प्रति उसको हम ध्यान लगाएंगे। तो मेरे मन, पूजा का अर्थ क्या है कि मेरा मन जो है मैं भी उस तरीके का हो जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको देगा, ईश्वर दे चुका है। ईश्वर सबको धूप दिए है। ईश्वर ने जो मिट्टी दी है उसमें अनाज उपजता है, सबसे सबकी भूख मिटती है उसकी। ईश्वर ने हवा दी है, वो सबके जीवन के काम आती है। ईश्वर ने जो पेड़ पौधे दिए हैं वो सबके काम आते हैं। वो ऐसा नहीं कि गरीब जो है आम खाता है तो खट्टा लगता है और अमीर आम खाता है तो मीठा हो जाता है। आम सबके लिए मीठा है। ऑक्सीजन जो है सबके लिए बराबर काम करता है। पानी सबको सबकी प्यास बुझाता है। ऐसा नहीं कि अमीर जब पानी पीते हैं तो एकदम तृप्त हो जाते हैं एक गिलास पी करके, और गरीब आदमी एक घड़ा पानी पी जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो ईश्वर समदर्शी इसीलिए है कि ईश्वर ने जो दिया है, जो नैसर्गिक हमको मिला है, वो सबके लिए बराबर है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। अब समाज ने गढ़ा है, समाज ने गढ़ा कि संपत्ति पे कब्जा कर दिया, ऊंची बिल्डिंग बना करके बगल में जो झोपड़पट्टी में लोग बसे हुए उनका सूरज छेक लिया, घेर लिया कि अब इसको रोशनी नहीं मिलेगी। हवा को प्रदूषित कर दिया अपने गाड़ियां चला चला करके, एसी चला चला करके। इसने किसने किया है? ये समाज ने किया है, ईश्वर ने नहीं किया। ईश्वर ने हवा को प्रदूषित नहीं किया, ईश्वर ने पानी को प्रदूषित नहीं किया। ये जो सरकारें हैं वो पूरे देश की नदियों में कचरा जो है शहरों का कौन बहा रहा है? ईश्वर थोड़े बहा रहा है। सरकारों को ये व्यवस्था करनी थी कि जो नाला है वो नदी में न जाए, जो कचरा है वो नदी में न जाए। जो समाज को ये तय करना था, लेकिन समाज ने और सरकार ने जो गलत किया उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं और फिर आप जा रहे हैं पोगापंथियों के पास कि भैया इसका इलाज करो। इसका इलाज कौन करेगा? आपने गड़बड़ी की है तो आप इलाज करोगे। तो ये जो नेताओं का जो रोल बेसिकली बनता था कि आस्था को परिमार्जित करते, कि आस्था का मतलब होता है मन का शुद्धिकरण। पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं है। ऐसा नहीं हो कि भगवान आपको घर में सोना गिरा देंगे। ऐसा होता तो सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वही भगवान के 24 घंटे भजन गाता रहता। तो वो फिर एक जो कहा जाता है कि एक गरीब विप्र था, वो नहीं कहा जाता। आदिम काल से कहा जा रहा है एक गरीब ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण क्यों गरीब हो जाता? वो तो दिन रात वही भक्ति भजन करता रहता है। ये आम आदमी को समझना और समझाना जरूरी है, जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही है। मेरी लगातार शिकायत है इससे। आप कह रहे हो कि ईश्वर की साधना से आप संपन्न हो जाओगे। अरे मन के मैल धुलते हैं, आपके आपका शुद्धिकरण होता है, आप प्योर हो जाते हो। मनुष्य प्योर होता है। प्योर होने का मतलब क्या है? प्योर होने का मतलब है कि आप भेदभाव नहीं करोगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। प्योर होना ये होता है। लेकिन ये जो भेदभाव है कि तुम गरीब हो इसलिए कि ईश्वर ने तुमको जो है दंड दिया पूर्व जन्म का, ये ढोंग है, ये गलत है। इसका विरोध किया जाना जरूरी है। तो पंढरपुर यात्रा में अगर आ रहे हैं राहुल गांधी, तो मैं राहुल गांधी से अपेक्षा करूंगा कि ये मैसेज दें। ये धार्मिक यात्राओं का लाभ क्या है? धार्मिक यात्रा हम क्यों करते हैं? और इस तरह के जो पर्व त्योहार हैं, ईश्वर की आराधना है, उसका मकसद क्या है? सारे पोंगा पंथी बन गए। जितने कथावाचक हैं वो गलत कहानियां पढ़ा रहे हैं लोगों को। वो कहते हैं माया से संबंध नहीं होना चाहिए, मोह से संबंध नहीं होना चाहिए, और वो अरबपति बन रहे हैं। 15 फ्लैट खरीद लिए, इतने बंगले बना लिए, इतनी संपत्ति कर ली। अरे जब जब मोह माया आम आदमी को बोल रहे हो मोह माया नहीं होनी चाहिए, तुमने ये मोह माया किसके लिए जमा की रे भाई? खुद इकट्ठे कर रखे हैं। बड़े बड़े ये आश्रम जो बन गए हैं। बन गए हैं। तो ये जो धर्म के, ये धर्म और राजनीति का, ये समाज का, ये तीनों का ऐसा सिंडिकेट बन गया है। और उसमें ताकतवर लोग, जो उद्योगपति हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, खास करके पॉलिटिशियन को मैं ज्यादा ब्लेम करता हूँ कि पॉलिटिशियन ने धर्म को और राजनीति को, दोनों को प्रदूषित कर दिया, समाज को भी गंदा कर दिया। समाज में भी जो चेतना की राह थी कि नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, कहा ना संविधान में है ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा आम नागरिकों में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धता बता दी। प्रधानमंत्री जाएगा ध्यान लगाने के लिए, तो आम आदमी क्या कहेगा? उसको भी ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान लगा के आते हैं, उसके बाद राहुल गांधी को गलियाते हैं। ये कैसा ध्यान है भाई? ये कैसी पूजा है जो आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होती, आत्मा और प्रदूषित हो जाती है और मैली हो जाती है। तो बहुत काम करने हैं मुझे लगता है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी की इस यात्रा से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को लाभ मिलेगा। जी।
जी, जी, जी। बहुत विस्तार से आपने पूरे विषय को परिभाषित भी किया है। निश्चित रूप से जो पाखंडी जो लोग होते हैं, वह कहीं न कहीं एक सामान्य व्यक्ति का, एक आम आदमी के, उसके भोलेपन का, उसकी जो मासूमियत है, उसका फ़ायदा उठाते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो ये बड़ा समाज में बड़ा एक ऐसा विषय है कि जिस पे लगातार चिंतन, मनन भी होना चाहिए और अच्छे लोगों को इसकी व्याख्या भी करनी चाहिए, लोगों को समझाना भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने और राजनेताओं को भी दायित्व है कि इसका वे अच्छा सकारात्मक संदेश दें लोगों को, जिससे वो पाखंड से बचें। लेकिन बात वही आती है कि राजनीति की अगर महाराष्ट्र की राजनीति की हम देखें लगातार उतार-चढ़ाव महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहते हैं। और जो विपक्षी दलों जो नेता वर्तमान में आज मुंबई में हैं, चाहे वो एक व्यक्तिगत किसी एक व्यवसायी के, बिज़नेसमैन के पारिवारिक समारोह में गए थे। लेकिन इसका विपक्षी दलों की राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो साथ एक साथ बैठते हैं? उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से उनका आपस में समन्वय, तालमेल और जैसा कि आपने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि राहुल गांधी ने उस शादी में ना जाके स्पष्ट संदेश दिया है कि हम जो नीति को हम जो बात बात कह रहे हैं, वह हम स्पष्ट हैं उस पे। लेकिन विपक्षी जो दल हैं, दूसरे जो अन्य नेता हैं घटक दल के, उनके सामने ऐसी कौन-सी मजबूरी थी कि वह उसके बावजूद भी वहाँ गए हैं, जबकि उन्हें पता है कि विपक्षी दलों की राजनीति कमज़ोर करने में इन बड़े समूहों का, औद्योगिक घरानों का बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए क्या होता है कि हर पार्टी का जो रीजनल पार्टियां हैं उसकी अपनी राजनीति है। और पार्टियां जो है चलेंगी तभी जब पैसे होंगे। बिना पैसा के राजनीति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो पैसा देता कौन है? चंदा कौन देता है? आप इलेक्टोरल ज़रूर बॉन्ड सर। जो है वो किसने दिया? हम आपने पैसा दिया है कभी किसी पार्टी को? याद कीजिए अपने जीवन में कभी पैसा दिया है? तो जब आपने हमने नहीं दिया है। हमने अभी हाल में किसी एक पार्टी को दिया था 100 रुपया या 100 कुछ रुपया। पहली बार मैंने दिया था। लेकिन आप कितनी बार देंगे? आम आदमी कितनी बार पैसा देगा? वो तो खुद ही अपने आप परेशान है, उसका खुद ही अपना सवाल हल नहीं हो रहा है, वो खुद ही कर्जा ले रहा है अपना जीवन जीने के लिए। तो कर्जा लेकर के थोड़े हम पॉलिटिकल पार्टियों को देंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा कौन देते हैं? वो पूंजीपति लोग देते हैं, उद्योगपति लोग देते हैं, जो अमीर लोग हैं वो देते हैं। तो अमीर कौन है? अमीर तो वही है जो इंडस्ट्री चलाते हैं, जो बिजनेस करते हैं। किसान थोड़े देता है कि अगर 100 बीघा खेत है तो थोड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी, हाँ वो उनके पास आएंगे नेताजी तो खाना वाना खिला देंगे, बकरा काट के खिला देंगे और तमाम खातिरदारी कर देंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भैया 10 लाख रुपया दीजिए, कोई किसान 10 लाख रुपया देगा? नहीं देगा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो खासकर रीजनल पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सबको फंड की जरूरत है। और फंड कहाँ से आता है? फंड इन्हीं इंडस्ट्रीज से आता है। अब इसमें भी मैं बोलता हूँ कि इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। आप जब पैसा जिसके पैसे पे पलोगे उसी के लिए काम करोगे ना। आप किसके पैसे पे पल रहे हैं? आप जिसकी नौकरी करते हो उसके लिए दिन रात सोचते हो ना। बैंक में नौकरी करो या कहीं नौकरी करो, तो बीबी को ऑपरेशन कराना है तो 2 दिन टाल जाओगे क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वैसे ही उद्योगपतियों के साथ, तो अब जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, अब कितने दिन सरवाइव करती है राहुल गांधी के स्टैंड पे, वो अलग विचार का विषय है। लेकिन रीजनल पार्टियां हैं उनको ज्यादा टेंशन है, क्योंकि रीजनल पार्टियों का अस्तित्व जो है खतरे में है। जो सत्ता में नहीं है, खास करके पार्टियां, सत्ता में जो पार्टियां होती है अलग तरीके से अपना धंधा बना लेती है। तो मैं कहूंगा कि ये जो रीजनल पार्टियों के लोग गए हैं उसमें अपना रिश्ता उनके साथ खराब नहीं करना चाहते। उनको पता है कि हमारे पास पैसे होंगे तभी हम लड़ पाएंगे चुनाव। चुनाव नहीं अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे, हम रैलियां नहीं कर पाएंगे, तो जनता हमको वोट नहीं करेगी। उनको ये मालूम है कि जनता जो है वो घोषणा पत्र पे वोट नहीं करती। जनता वोट करती है जब उसको दिखाई पड़ता है कि रैली में कितना खर्चा किया, नेताजी कितना दबंग है, नेताजी कितना ताकतवर दिखाई पड़ रहे हैं, तभी करता है। तो ताकत दिखाने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है हमारे समाज में? पैसा सबसे बड़ा माध्यम हो गया है। शिक्षा माध्यम नहीं है हमारे समाज में ताकत का। हमारे ताकत का माध्यम है पैसा होना और बदतमीज होना। जो जितना बदतमीज होगा उतना ताकतवर माना जाता है। अरे वो तो एसपी साहब को भी गलिया देते हैं, वो तो उसको भी थप्पड़ मार देते हैं, वो उसको भी 4 लात मार दिए, 3 मर्डर केस चार्ज हुआ है। तो जो बदमाश बदतमीज आदमी है वो ताकतवर माना जाता है। जो पैसे से ये किन प्रकार लूट पाट करके पैसा कैसे कमाया है वो ताकतवर हो जाता है। लूट पाट से मतलब खाली किसी की जेब सामने से छीन लेना नहीं है, जेब काट लेना, फ्रॉड करना नहीं है। जब आप सरकार को फंड देते हो और उससे वो चीजें करवा लेते हो जो आम आदमी के हित में नहीं होता है। समझिए कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए और ये कहा गया कि आज जो बीएसएनएल और ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनके लिए जो नियम बदले गए, वो क्या है? वो भी बेईमानी है ना। कि आपको फेवर करने के लिए, प्राइवेट कंपनियों को फेवर करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां थी, उसको आपने बर्बाद किया, उसको आपने दिक्कत में डाल दिया।
आज जो है लूट मची हुई है कि इतना परसेंट बढ़ा दिया, उतना परसेंट बढ़ा दिया, और आपने देखा होगा कि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि हाँ बीएसएनएल जी, को हाँ जी। बढ़ाओ। क्यों करना पड़ रहा? सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया गया, सरकारी कॉलेजों को, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको बढ़ाने की जगह पे प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? सरकारी कंपनियों के जो हेड हैं, क्या किसी पार्टी को वो चंदा दे सकते हैं 500 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया? लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले 2000 करोड़ रुपया दे सकते हैं। तो 2000 करोड़ रुपया लेकर के वो नीति बना देते हैं। तो वो धोखा किसके साथ कर रहा है? वो धोखा आम आदमी के साथ कर रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है समझना। अब ये नागरिकों को समझना है। मैं अक्सर बोलता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों को एक अभियान चलाना चाहिए, जीरो बजट चुनाव कैसे, या सरकार खर्चा ले ले बजट चुनाव कराने का, कि जो रैली फैली नहीं करेंगे, इतना पैसा आप किसी से चंदा नहीं लेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तय करिए। और अगर चंदा लेंगे 10 रुपया से ज्यादा चंदा नहीं ले सकते। अरे आपने तो इलेक्टोरल बॉन्ड ला दिया, बॉन्ड खरीद के दे दो करोड़ रुपए का, तो बेईमानी कर रहे हो आप। और आपको आया सामने कि जो है जिन कंपनियों पे छापे पड़े थे उन कंपनियों ने दिए, जो कंपनियां घाटे में थी वो कंपनियां भी दे दी, सारे नियम को ध्वस्त कर दिया आपने। तो लेकिन ये आम आदमी को समझना, और ये लड़ाई मैं नहीं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई। आम आदमी अगर ये सोच रहा है कि अरे कोई होगा, हमको क्या फर्क पड़ता है, तो सोचते रहो। अभी जो है स्कूल आपसे दूर हुए हैं, आपसे अभी हेल्थ सेक्टर अभी आपसे दूर हुआ है, अभी बहुत कुछ दूर होना बाकी है। अब इसी तरह लगे रहो। फिर दास प्रथा जो है ना, दास प्रथा थी ना दुनिया में कि नहीं थी? दास बनाए जाते थे ना लोग, सही, बंधुआ मजदूर थे ना। पहुंच सही कह रहे जाओगे हैं। वहां पे, रुको, इंतजार करो, 200-400 साल रुको, फिर वही सिस्टम आ जाएगा अगर नहीं जाओगे तो। तो ये आम आदमी की लड़ाई है, मैं नहीं मानता हूँ पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल पार्टियां सभी एक जैसे ही व्यवहार करेंगी, क्योंकि उसको उसी तरह से रहना है, उसको सरवाइव करना है। तो विधायक टूट के इधर जाते हैं, विधायक टूट के उधर जाते हैं, जिसकी सत्ता होती है उधर विधायक टूट के चले जाते हैं। अभी देखिए तेलंगाना में क्या हो रहा है, बीआरएस के विधायक टूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्यों उनको साथ ले रही है? कल कांग्रेस के विधायक टूट के जा रहे थे तो बड़ा बुरा लग रहा था, अरे वो जो जाने वाले हैं फ्रॉड है, जाने वाले ऐसा है, जाने वाले तो अभी आने वाले कौन है? बोला संत हो गए वो आने वाले विधायक, नहीं ना हुए संत। तो बिल्कुल, सारी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टियां आसपास है। ये हम लोगों को समझना है, आम नागरिकों को समझना है कि हमारा क्या नुकसान होगा। कोई भय निर्प हमें का हानि जो है ना, वो वाला जो तुलसीदास जी कह के गए, मंत्रा के मुंह से कहलवा गए हैं, वो हमारे देश में लग रहा है कि ये आम आदमी के लिए। अरे बेवकूफ बन गए, समझो कि तुम्हारा ही नुकसान है। तुम्हारे बच्चे को स्कूल नहीं मिलेगा, तुमको ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, तुम्हारे घर टूट रहा है। लखनऊ में कितने घर तोड़े जा रहे हैं, किसका घर टूट रहा है? अंबानी का घर टूट रहा है क्या? किसी उद्योगपति का घर टूट रहा है उसमें? तो सही, ये आपको सोचना, आप नहीं सोच रहे हो। हम आप कह रहे हो हमको क्या करना, हमको तो ईश्वर जो देगा, जो अल्लाह देगा वही हमारे लिए है। तो ये आम आदमी को सोचना है। और यहाँ जो चीजें चल रही हैं कि विपक्ष के नेता किससे मिल रहे हैं, वो अपने अपने दाव खेल रहे हैं, अपने अपने पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, अपनी अपनी चीजें बना रहे हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत, क्यों रिश्ता खराब करें उनसे? वो नेता आम आदमी को बोल सकते हैं, ये नेता, कि आप मत देना है वोट मत दो। क्या किसी पूंजीपति को कह सक किसी की आज तक सुना आपने कि किसी ने कह दिया अडानी को कि आप मुझे चंदा मत दो, मुझे आपका चंदे की जरूरत नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात बड़ी हिम्मत की। है जी। तो अब सवाल होता है कि ये जो है इनके मिलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इंडिया गठबंधन वैसे ही है। अब लोकसभा चुनाव तो नहीं होना है ना, मध्यवर्ती चुनाव होगा तो बात दूसरी होगी। अभी तो लोकसभा चुनाव है नहीं, अभी तो विधानसभा चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव में, जहां भी विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, तो ममता बनर्जी मिलकर क्या कर लेंगी यहाँ? क्या शरद पवार को वोट दिलवा देंगी ममता बनर्जी आकर के? उनके आने से, ममता बनर्जी के यहाँ भाषण देने से 15 सीटें बढ़ जाएगी शरद पवार की। लालू प्रसाद जी भाषण देंगे तो उद्धव ठाकरे की सीट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। नहीं, तो कोई आए, अखिलेश यादव के यहाँ भाषण देने से क्या कांग्रेस पार्टी को सही बात, सीटें बढ़ जाएगी? कुछ नहीं बढ़ने वाला। कुछ नहीं। तो ये मिलना नहीं मिलना कोई मायने इसका नहीं है। अब ऐसे तो आए हैं तो मिल लेंगे, हम भी कहीं जाते हैं, दिल्ली जाएंगे या आपके शहर हम आएंगे तो हम नहीं कोशिश करेंगे प्रशांत जी को फोन कर बिल्कुल, लेते हैं, मिल लेते हैं जरा, करेंगे ना? आप मुंबई बिल्कुल, आएंगे तो बोलेंगे धनंजय जी को फोन कर लेते हैं, अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा, एक बैठ के बात कर लेंगे, चाय पी लेंगे। बिल्कुल। वैसी ही मुलाकात है, इसके आगे कुछ नहीं है, उसका पॉलिटिकल कोई माइलेज उसमें नहीं है जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉलिटिकल माइलेज कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक भाई उपस्थित है तो मिलना-जुलना हो जाएगा, लेकिन ये कि जिस तरह से जो लोकल राजनीति है, जो स्टेट की राजनीति है, वो सारे समीकरण उसके अलग होते हैं और बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय की व्याख्या भी की है। एक बिहार को लेके एक सवाल हो रहा है कि बिहार में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति को बखूबी जानते हैं, बिहार की राजनीति की शैली है, उसको भी बखूबी आप जानते हैं। नीतीश कुमार की जो रणनीति है, एक तरफ संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं, भाई मनीष वर्मा को भी लेके आते हैं। तो जिस तरह का जो वो नीतीश कुमार आप जो अपना दाँव खेल रहे हैं,
वह क्या इंगित करता है, क्या राजनीतिक रूप से किस तरह की दिशा नीतीश कुमार आने वाले समय में तय कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए? देखिए, हमारे समाज में धर्म और जाति दोनों सच्चाई है, दोनों सच है। इसको आप झूठला नहीं सकते। रोटी बेटी का संबंध जिसको कहते हैं, वो किसके साथ है? अपनी जाति के साथ। और हम ठीक है, हम दोस्त हो जाते हैं। आप किस जात के हो मुझे नहीं मालूम, मैं किस जात का हूँ आपको नहीं पता। हमारे मुस्लिम भी दोस्त हैं, जो मुस्लिम है उनके हिंदू दोस्त हैं, दोस्ती हो जाती है। और बड़े लेवल पे होता है तो शादियां भी हो जाती है। लेकिन आम जीवन में क्या शादियां होती है? नहीं होती। तो जाति और धर्म बड़ा ताकत से स्टैंड करता है, और जब स्टैंड करता है तो नीतीश कुमार इसके मास्टर है। जातीय समीकरण उनको साधना आता है। बिहार में एक बात देख जान लीजिए, आने वाले समय में कांग्रेस ही या बीजेपी अगर बहुमत में आ जाए तभी सवर्ण मुख्यमंत्री हो सकता है। अदरवाइज बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई पार्टी आ जाए। क्योंकि वहां जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो जागरूक हो गए। उनको पता चल गया, ये भांडा फूट गया कि सवर्ण उनके नहीं है। तो नीतीश कुमार ने एक कोशिश की। नीतीश कुमार की राजनीति आप अगर गौर कीजिएगा तो वो सबकी राजनीति करते रहते हैं। वो बीजेपी के साथ चलते हैं तो उनको सवर्णों की भी जरूरत पड़ती। तो नीतीश कुमार एक जो है सवर्ण लगा देंगे, एक जो है पिछड़ा लगा देंगे, ताकि पिछड़ा इधर खुश, सवर्ण इधर खुश। उनकी राजनीति बीच वाली राजनीति। तो नीतीश कुमार जो इस बात को समझते हैं कि बिहार में सवर्ण की राजनीति से राजनीति नहीं की जा सकती। आप ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ समझिए। अभी जैसे आपके उत्तर प्रदेश में राजपूत का शासन है ना? जो बाबा आदित्यनाथ हैं वो राजपूत हैं। हालांकि वो तो बाबा हो गए तो उनको धर्म से नहीं, उनको जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जाति से तो जोड़े जाते हैं। जाति की वजह से ही वो बने हुए हैं मुख्यमंत्री। जाति अगर फैक्टर नहीं होता तो क्या मुख्यमंत्री बनते वो? नहीं, नहीं, ठीक बात है, और राजनीति में मुख्यमंत्री जाति बन, का बड़ी भूमिका जाति की है ना? राजनीति में। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसमें जातीय समीकरण है। और मनीष वर्मा को लाया हो, कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा जो है वो पिछड़े समाज से हैं। लेकिन नेता जो साधते हैं, नेता समीकरण करते हैं। किसान बीज डालता है खेत में कि इससे पौधा बनेगा और उसमें फल आ जाएगा और फिर अनाज हमारे घर पर जाएगा। नहीं भी होता है। नीतीश कुमार जोड़ घटाव कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में लोगों ने कहा था कि तो लोकसभा में खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 12 सीटें आ गई, बीजेपी के बराबरी में आ गए। तो अपनी ताकत दिखा दी। और वो ताकत कौन है? नीतीश कुमार की असली ताकत जो है वो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। उनको महिलाओं ने बचाया हर जगह। हालांकि वो महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रहे हैं, किसी महिला नेता को आगे नहीं कर रहे हैं। वो मनीष वर्मा को ले आते हैं, ये संजय झा को ले आते हैं। किसी महिला को नेता को उभारा उन्होंने? क्यों नहीं उभारा? ये सवाल उठता है ना, ये सवाल उठाया जाना चाहिए। भाई 50% आरक्षण की बात की आपने, मुखिया के स्तर पर, सरपंच के स्तर पर, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें आपने किया है। तो आपने अब विधायक चुनने में जब टिकट देते हो तो 50% क्यों नहीं टिकट देते हो? जब लोकसभा चुनाव होता है तो 50% टिकट क्यों नहीं देते हो? सब तो आपके नाम पर जीतते हैं। अरे मोदी जी के नाम पर सब जीतते हैं ना। लोकसभा सांसद कौन बनते हैं? मोदी जी के नाम पर बनते हैं। वहां नीतीश कुमार के नाम पर बनते हैं। तो आप इतने ताकतवर हो तो महिलाओं को करो ना आगे भाई। सब राहुल गांधी की वजह से अगर जीत जाते हैं तो राहुल गांधी को चाहिए था कि 50% महिलाओं को दे टिकट। तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये सारे सवाल है ना प्रशांत जी। बिल्कुल सही बात। तो नीतीश कुमार भी वही जूझ रहे हैं। लेकिन हम जितनी आसानी से बोल दे रहे हैं, राजनीति इतनी आसान नहीं है। राजनीति बहुत कठिन है। और जोड़ घटाव जो है बड़ा कठिन है। और इसलिए कठिन है कि राजनीति में केवल दौड़ना नहीं होता है, दूसरे को लंगी मारना भी होता है कि हमारे साथ कोई और गिराना ना दौड़े। हम अपने गिराना भी होता जीवन है में उसको। जिससे मैं एग्जैक्टली तो हम अक्सर इस बात को कहते हैं, या बचना भी होता है कि कहीं वो लंगी ना मार दे हमें। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई, उद्धव ठाकरे को एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा पार्टी चाहिए। टूटने के बाद पता चला अरे सब चला गया। तो लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि दागियों को साथ लेकर के चलेंगे तो दागी तो कभी भी बागी हो जाएगा। क्योंकि उसको जैसे ही बिल्कुल। भय लगेगा कि हम जेल जा सकते हैं, निकल लेगा वो। तो अब ये मैं कहूंगा कि ये जो आज जिस तरह का दौर चल रहा है पिछले 10 वर्षों में जो देखा है,
इसको मैं बड़ा सकारात्मक तरीके से भी लेता हूँ, और सकारात्मक ये लेता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को गंगा नहाने का समय है, कि अभी सारे शुद्धिकरण पाप हो धो लो, जाएगा। अभी मौका है, शुद्धि शुद्धिकरण हो शुद्धिकरण जाएगा कर लो। सबका। हाँ, और अगर शुद्धिकरण नहीं करोगे तो समाज शुद्धिकरण करवा देगा। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मौका है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और बीजेपी ने अवसर दिया है कि सबका शुद्धिकरण कर दिया उन्होंने। जो भी स्वार्थी या सत्ता के मोह के जो आस-पास रहते हैं, वो सब अपनी-अपनी पार्टियों को, मूल पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल लगभग हो ही गए हैं। तो ये बड़ा अवसर है पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं तो अपना विजय। बीजेपी देखिएगा, इसके बीजेपी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जी, जी। बीजेपी ने जो आज किया है, जैसे ये संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, तो इमरजेंसी ने बहुत नुकसान किया कांग्रेस को, ये पता है ना। फिर इमरजेंसी के बाद राहुल गांधी जब लौट करके आए, तो राहुल गांधी, राजीव गांधी, क्षमा करेंगे, इंदिरा राजीव गांधी इंदिरा जब गांधी। आए, तो राजीव नहीं, इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी के हुँ, बाद आई जीत करके, लेकिन हाँ उनके जी, बाद हाँ जी। राजीव रा गांधी आए तो राजीव भारी, राजीव इतना बड़ा बहुमत मिला कि आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, 416 सीटें मिली लोकसभा। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो धर्म के नाम पर जो तमाशा किया, जो धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ, उसके साथ अन्याय किया, तो उसकी सजा भुगत रही है कांग्रेस आज तक। समझ रहे हैं ना, कि बिल्कुल। आपको क्या करना था, आपको हिंदुओं मुसलमानों को खुश नहीं करना था। संविधान में व्यक्ति की बात की गई है, गणतंत्र है। मैं बार बार गणतंत्र। अलग अलग चैनलों पे बोल रहा हूँ, ये गणतंत्र है, समाज तंत्र नहीं है। सही कह रहे हैं आप। सही। अब समाज को धर्म तंत्र नहीं है कि धर्म को खुश करने चले गए। आपको समाजों को खुश नहीं करना था, आपको व्यक्तियों को खुश करना था। परेशानियां व्यक्ति, समाज की कोई परेशानी है, कौन समाज परेशान है बताइए, एक आध समाज परेशान है, कौन धर्म परेशान है, कोई धर्म परेशान है, व्यक्ति परेशान है। इतनी परेशान। हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति परेशान है। तो व्यक्ति की परेशानी के लिए संविधान बना है, उसमें पढ़िएगा, प्रियम्बल में लिखा हुआ है सही कह व्यक्ति रहे की गरिमा, व्यक्ति की बात की गई, इसलिए गणतंत्र है ये। खाली डेमोक्रेसी कह करके प्रजातंत्र कह देना अधूरा है, मूल है गणतंत्र है ये। इसलिए 26 जनवरी हम मनाते हैं। 26 जनवरी क्या है? गणतंत्र दिवस है। हो। गणतंत्र दिवस। गण मतलब क्या होता है? व्यक्ति की बात कर रहा है। ये बिल्कुल। व्यक्ति, संविधान में व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि कोई अगर बालिग हो जाता है लड़का या लड़की, तो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। समाज तो कहता है कि लड़कियों को अपने बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए, समाज कहता है ना। धर्म भी यही कहता है कि अपने माता पिता की बात मानो। संविधान कहता है नहीं, जब तुम बालिग हो गए, तुम तय करो तुमको किससे शादी करना है। इसका मतलब संविधान कितना महत्वपूर्ण है। क्या उन लड़कियों को समझ में आता है जो लड़कियां आजाद जीवन जीना चाहती हैं? समाज ने क्या कहा है, धर्म ने क्या कहा है? आपका जीवन पिता के साथ है, भाई के साथ है, फिर पति के साथ है, फिर बेटे के अधीन हो जाइए। मतलब स्त्रियों को अधीन बनाया है। और जो सांसद, जो जो विधायक इस तरह की बात करते हैं कि माँ बाप की बात, मैं माँ बाप की बात नहीं मानने की बात नहीं कर रहा, लेकिन माँ बाप की बात आपको, माँ बाप जो कह रहे हैं वो आपके शरीर पे बोझ की तरह ना पड़े कि नहीं तुमको इसी से शादी कर। समाज में क्यों ऐसा हो रहा है? आप उसको मर्जी से जीने देने, जीवन देने दो, जीने दो ना यार, क्या जीना चाहता है, क्या करना चाहता है। आप उसके मालिक कैसे बन गए? तो संविधान कहता है गणराज्य है, एक एक व्यक्ति की कीमत। बिल्कुल ठीक। इसीलिए हर व्यक्ति की बात करता है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। समाज को चुनाव लड़ने का अधिकार है? कोई समाज जाके चुनाव लड़ता है? समाज व्यक्ति बोले एक चुनाव। समाज का वोट हम जो है छोड़ दीजिए, हम जो है फलाना जाति, यादव जाति के हैं, हम्म। यादव जाति का वोट रामलाल जी दे देंगे। ऐसा होता है क्या? यादव जाति का वोट सब अखिलेश यादव को मिल जाता है क्या? मतलब इसका ही नहीं। मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल। क्या है? इसका मतलब है व्यक्ति प्रधान। तो व्यक्ति प्रधान जो है, ये हमको, आपको, सबको समझना पड़ेगा। हम आप नहीं समझ रहे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां नहीं समझ रहे। तो ये जो काल आया है, इसमें समझ लेने का बड़ा अच्छा मौका है। गंगा नहा लो। हालांकि गंगा बिल्कुल भी सही। आजकल गंदी है। गंगा क्यों गंदी है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जी, बड़ा जी, जी। जरूरी है कि हम व्यक्ति समाज पे दबाव डालें, समाज जो है पॉलिटिकल पार्टियों पे दबाव डाले, और देश बदले, तब देश बदलेगा। वरना वो हरि कीर्तन करते रहो, कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा ये कि और नीचे रसातल में जाओगे। पढ़ाई बिल्कुल महंगी हो सही। गई ना प्रशांत जी, बहुत महंगी हो गई है, सही बात। हेल्थ, बस शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा महंगी शिक्षा और हो गई, चिकित्सा। शिक्षा और महंगी हो चिकित्सा गई जो ना। मूलभूत। बिल्कुल, बिल्कुल। बस शिक्षा और चिकित्सा ट्रेन दोनों इतनी महँगी हो गई हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। ट्रेनों में चलना महंगा हुआ है, सड़कों पर चलना महँगा महंगा हुआ। हुआ है, सब्जी महंगी हुई है। आपका खर्च, ठीक बात। आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या वाली चिंता आ गई ना। खाएँगे। पहले एक आदमी सही बात। कमाता था, 5 आदमी खाता था।
अभी 5 आदमी कमाता है और 1 आदमी को खिला नहीं पाता है, माँ-बाप को बाहर कर देता है, बोला नहीं हमारे पास पैसा नहीं है कि तुमको खिला सके। हम उनको अपना बच्चा पालेंगे, तुमको पालें। ऐसी घटनाएँ हो रही है ना देश में। हो रही है, क्यों हो हो रही है? रही है। क्यों हो रही है? ज्ञान देते रहते हैं, माँ-बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ बड़े-बड़े लोग माँ-बाप को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता कड़ी है कि सच्चाई माँ-बाप है, का बोझ है। बड़ी बड़ी कड़वी सच्चाई है समाज की इस समय। तो हमारा समाज ढोंगी समाज है, हमारा धर्म भी ढोंग से भर गया है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। और साफ करने का काम पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं करेंगी, जान लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता चाहिए। सत्ता सत्ता हमेशा करप्ट होती है, गांधी ने भी कहा, दुनिया के बड़े-बड़े लोगों ने कहा कि सत्ता करप्ट होती है। सत्ता करप्ट उनको नहीं करती है जो रीढ़ के मजबूत होते हैं, जो नैतिकता से बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन जिसके पास नैतिकता ही ना हो, लोक लाज ना हो, वो महाकरप्ट है, लिख लीजिए कागज पे कहीं नोट कर। फिर भी आपको नहीं दिखता है, मत देखो, आंख बंद करके चलो, गड्ढे में गिरोगे। बिल्कुल जी। सही कहा आपने, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि जो समाज की सच्चाई है उसको भी आपने बखूबी बयान किया है कि किस तरह का ढोंग भी है, पाखंड भी है समाज के अंदर और कितना बदलाव आवश्यक है। एक आम आदमी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, एक समाज का क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको बड़े विस्तार से आपने व्यक्त किया और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों अपना समय निकाला, क्योंकि आप भी लगातार बिज़ी रहते हैं, लगातार आपकी डिबेट रहती हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।